सभी साथी एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को एक बड़े ही शानदार, जबरदस्त वाले अंदाज में लेकर चल रहे होंगे। पूरी आशा करता हूं कि बड़ी ही मेहनत के साथ आप सभी की तैयारी चल रही होगी और बड़ी ईमानदारी के साथ आप अपना रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जल्दी बताएंगे मुझे आप सभी कैसे हैं, आप सबके हालचाल कैसी चल रही है, आपकी तैयारी कैसा है, आप सभी का रिवीजन। एक बार थोड़े से कमेंट बड़े कर देना भाई। तो देखिए, टॉपिक जो हमारा चल रहा है ये है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये हमारा चैप्टर चला हुआ है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये किस चैप्टर के अंतर्गत आता है? चुंबकत्व चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म हम पढ़ रहे हैं और मैग्नेटिज्म के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा आपका ये है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा थोड़ा सा आपको रिकॉल इसलिए कराता रहता हूं ताकि रिवीजन बना रहे और चीज़ें आपको दिमाग में हमेशा सेट रहें। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कम से कम चैप्टर और टॉपिक तो हमारे दिमाग में हमेशा ही बने हुए रहने चाहिए। नमस्कार जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग सूरज बाबू, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुन के बड़ा अच्छा लगता है, सुपर सर, मज़ा आता है, बहुत शानदार। तो तैयारी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें हम हर दिन कुछ थोड़ा थोड़ा सा नया नया सीखते हैं। आप उसको सीखिए, अच्छे से सीखिए, उसको रिवाइज करिए, मतलब एक तैयारी में कंप्लीटनेस होनी चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं तो असफल होने के बहुत सारे कारण हैं और उनमें से एक मेजर कारण है कि तैयारी में कंप्लीटनेस ना होना। दरअसल तैयारी सिर्फ एक चीज़ से नहीं होती है कि हम सिर्फ लाइव क्लास लें, सामने रखें, या बहुत सारे भाई केवल बुक से पढ़ते रहते हैं। केवल एक चीज़ से तैयारी कभी नहीं होती है, आपको कई सारी चीज़ों को शामिल करना पड़ता है। जैसे आपको शामिल करना पड़ता है अपनी तैयारी में, अपना रिवीजन करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। भैया दरवाज़ा लगा लेना ज़रा, प्रैक्टिस शामिल रखनी पड़ती है। उम्मीद है प्रैक्टिस के लिए आप सभी ने, जैसे कि मैंने आपको बोला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने शुरू कर दिए होंगे। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से करिएगा, फिर मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। बाकी क्वेश्चन जो हम एक्स्ट्रा करेंगे। चलिए, सभी का बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा आभार। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम क्विकली 1 मिनट में रिवाइज करें तो जरा आप सहमति देंगे कि क्या हमने इसमें ये पढ़ लिया है कि एक स्ट्रेट वायर के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। एक सीधे लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए होता है। साथ ही हमने पढ़ा अगर इस तार को हम गोल कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए हो जाता है। उसके बाद अगला मुद्दा हमने पढ़ा कि इसकी दिशा जो ज्ञात की जाती है, इसकी डायरेक्शन जो ज्ञात की जाती है, इसकी दिशा जो बताई जाती है वो बताई जाती है मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से, सीधे हाथ के अंगूठे के नियम से। राइट हैंड थंब रूल, मैं ये रिवीजन इसलिए करा रहा हूं, मैं चेक करना चाहता हूं कि कौन कौन ऐसे हैं जिनको टॉपिक सुनते ही पूरा क्लियर हो जाता है। अगर मेरे टॉपिक लिखते ही आपको पूरा क्लियर हो रहा है तो खुश हो जाइए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। उसके बाद हमने अगला मुद्दा इसमें पढ़ा था कल, सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड। जरा बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड के कारण, जिसका फॉर्मूला हुआ करता था म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, और सोलेनॉइड से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्यों को भी कल तक हमने देखा था। आज बारी है कि हम सोलेनॉइड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें, साथ ही कुछ अनुमानित प्रश्नों को भी करें जो सोलेनॉइड की तैयारी को आपकी कंप्लीट बनाते हैं। तो जरा बताएंगे, सोलेनॉइड से संबंधित सारे सवाल आपको क्लियर है? अच्छा, सॉरी, मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, सॉरी, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर लेकर चलूं। अगर आप कहते हैं कि हाँ जी सोलेनॉइड से संबंधित हमारे सवाल अच्छे हैं, इग्नोर ना कीजिए, गुरुजी रिप्लाई लुकिंग गुड। भैया बहुत सारा आभार आपका, बहुत सारा थैंक यू। अगर आप कहते हो कि ठीक है, जितना कल हमने सोलेनॉइड में पढ़ा, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो सूत्र हो, मुझे सारा सब कुछ याद है। अच्छा, अगर आप ये दावा कर पाएंगे तो ही आप आज के प्रश्नों को सीख पाएंगे। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, आपको परिनालिका के बारे में नहीं पता, कल की पढ़ी हुई चीज़ें, तो माफ़ी चाहूँगा, फिर इस क्लास को अभी आप मत लीजिए, आप कंफ्यूज होंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं होगा। आप पहले अच्छे से रिवाइज करो, फिर इन क्वेश्चंस को लीजिएगा।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो फिर शुरू कर दिया जाए। और ये रहे आप सभी के सामने परिनालिका से संबंधित सवाल। फटाफट फटाफट इनके आंसर करिए, जैसे कि ये टॉपिक आपके लिए आसान हो। प्रश्न है, एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड विल बी। तो आप कहेंगे परिनालिका के अंदर शून्य होगा। अच्छा चलो आप ही आंसर करिए, ये क्योंकि सारे सवाल तो मैंने थ्योरी में पढ़ा दिए हैं। मैं आपसे ही आंसर चाहूंगा, नंबर डाल के आंसर करते रहेंगे, नंबर 1 नंबर 2 का। विशाल बाबू बताइए क्या डाउट है आपका? देखो मैंने अभी तक वो आरटीआई पढ़ी नहीं है, आज मैं उस आरटीआई को देख के ही आपको कोई संतुष्टिजनक जवाब दे पाऊंगा कि आखिर उसमें ऐसा क्या बोल दिया है जो आप विचलित हुए हैं। हालांकि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ग्रुप डी में आईटीआई भी मांगी है तो वो पूरी सभी पोस्टों के लिए तो नहीं मांगी होगी, कुछ पोस्टों के लिए शायद होगी, क्योंकि ग्रुप आईटीआई से जो भर्तियां होती हैं वो टेक्नीशियन की, लोको पायलट की, वो ले तो रहे हैं रेलवे वाले, जहां पर उनको तकनीकी शिक्षा चाहिए वहां पर ले रहे हैं। ग्रुप डी में वो उम्मीद ही नहीं करते कैंडिडेट से कि उसको तकनीकी शिक्षा आनी चाहिए। हाँ, कुछ जिन जगहों पर वो उम्मीद करते होंगे वहां शायद आईटीआई मांगे भी। बाकी मान लीजिए मैं सोचता हूँ ट्रैकमैन है, बेचारे ट्रैकमैन के लिए क्या आईटीआई मांगेंगे वो। तो बी आंसर आप सभी का है और आप कहते हैं कि परिनालिका के अंदर एक समान होती है। तो बिल्कुल आपका आंसर सही है कि लंबी धारावाही परिनालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? एक समान। अब देखिए यहां पर कंफ्यूजन कब बनेगा? कंफ्यूजन बनेगा जब आप इन चीजों को आज से 2 महीने बाद रिवाइज करने बैठेंगे, क्योंकि एक जगह हमने ये पढ़ा है कि जो छड़ चुंबक होती है उसके अंदर, छड़ चुंबक के अंदर, छड़ चुंबक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन होते हैं। अब एक बच्चा केवल पता है क्या रट जाता है? वो रट जाता है कि मैग्नेट के अंदर, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। हेडिंग के साथ नहीं रटेगा, हेडिंग के साथ रटिए, छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है जबकि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। ऐसे करके याद रखिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं बस जो हमें सीखनी है, और कुछ भी मुश्किल है ही नहीं। क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 15 सितंबर 2022, स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? A constant current solenoid can be used as। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो आप कहेंगे कि एक धारावाही परिनालिका का उपयोग हम क्या यांत्रिक ऊर्जा के रूप में करते हैं? क्या उससे हमें प्रकाश मिलता है? नहीं, ये दोनों तो नहीं होंगे। उससे हमें मिलता है चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित दो ऑप्शन है, निरंतर चुंबकीय क्षेत्र या एक समान चुंबकीय क्षेत्र। सोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। देखिए मेरे हिसाब से तो निरंतर का मतलब क्या होता है? निरंतर का मतलब होता है जो लगातार मिलता रहे। अब भाई एक बात बताओ, लगातार कैसे मिलेगा? अगर आपने उससे धारा हटा ली तो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा थोड़ी आपको। वो कब तक मिलेगा? वो सिर्फ तब तक मिलेगा जब तक आप उसको धारा दे रहे हैं। तो निरंतर तो नहीं होगा, निरंतर का मतलब कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे। हाँ, आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र जरूर ले सकते हो उससे, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हो, कंसिस्टेंट नहीं ले सकते हो। अ सोर्स ऑफ, निरंतर कांस्टेंट की जगह ना इंग्लिश में करो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ये बढ़िया शब्द रहेगा। अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप डी 25 अगस्त 2022 पहली शिफ्ट में पूछा गया सवाल, किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो धारावाही परिनालिका के अंदर पूछा गया है आपसे, इनसाइड, इनसाइड द मैग्नेटिक, इनसाइड द सोलेनॉइड। तो आप कहेंगे कि ये, देखो एक अगर परिनालिका के अंदर कहेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक जवाब निकलेगा, असमान होगा, सॉरी एक समान होगा। क्या ये अशून्य होगा? नहीं भाई, एक समान है, अशून्य होने का मतलब जीरो नहीं होगा। जीरो कहां होता है? बार मैग्नेट पे। दरअसल बार मैग्नेट में क्या होता है छड़ चुंबक में, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यहां पर ज्यादा होती है सिरों पर, और यहां कैसी होती है? जीरो होती है। तो बहुत सारे भाई बहन इसको लेके कंफ्यूज होते हैं, बट उम्मीद है आप क्लैरिटी के साथ पढ़ रहे हैं चीजों को। अगला प्रश्न आप देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 26 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 में आया हुआ सवाल, और क्वेश्चन आपसे कहता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिमाण को बढ़ाने के लिए, अच्छा एक इसको रहने दीजिए, ये अभी आपने टॉपिक ही नहीं पढ़ा है, इसको हम बाद में करेंगे, है ना। ये हमारा टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं है अभी, ये अगले चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है। बिल्कुल मिलेंगे देवेश बाबू,
बिल्कुल आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एन फेरों और प्रवाहित धारा वाली किसी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण किसके समानुपाती होता है? तो भैया जी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमने क्या पढ़ी हुई है, आप कहेंगे वो हमने पढ़ी है बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। हरीश बाबू एसी चला लो इसकी, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला ठीक होगा? ये होगा एन इंटू आई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सीधा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। इसमें म्यू नॉट नहीं दिया, कोई बात नहीं है, एन और आई दे रखे हैं, तो देखो कौन सा हो जाएगा, एन आई में से। हो गया खत्म। आंसर क्या है पिछले वाले का? अभी इसको नहीं करेंगे, अभी हमने मुद्दा ही नहीं पढ़ा, जब ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा तो इसको बाद में कवर करेंगे, अगले चैप्टर में ले लेंगे इस क्वेश्चन को, निश्चिंत रहिएगा। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। क्लियर? ये हम पढ़ चुके हैं एक परिनालिका के अंदर, एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सिर्फ आपसे पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 12 सितंबर 2022 तीसरी शिफ्ट में आया हुआ सवाल, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? तो देखिए परिनालिका के अंदर कर हम कल मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देख रहे थे, ये आपकी एक सोलेनॉइड थी, ये सोलेनॉइड थी, और सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न था, देखिए सिरों पर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ये था, और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी और यूनिफॉर्म थी। तो आप कहेंगे कि ये पैरेलल लाइंस होती है, समांतर रेखाएं। समानांतर रेखाओं का मतलब, देखो मैं इसको सही से बनाऊं तो कुछ ऐसे था कि अंदर से फील्ड लाइंस निकल रही थी ऐसे, ये बिल्कुल सीधी निकल रही थी, और किनारों पर थी ऐसे ऐसे करके गोल, है ना जी। तो ये कैसी रेखाएं हैं? ये सारी की सारी पैरेलल लाइंस है, समांतर रेखाएं। समांतर का मतलब जो रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे से बराबर में होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं, उनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। सीधी रेखाएं और बिल्कुल एक दूसरे से बराबर दूरी पर होंगी। तो ये जो रेखाएं हैं इनको बोलेंगे हम ज्योमेट्री में समानांतर कहिए या समांतर कहिए, समांतर रेखाएं, यानी कि पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बहुत शानदार आंसर आप सभी देते हैं, सी। आशुतोष, मनीष, रंजन, रोहित, रवि, सबके बहुत बेहतरीन आंसर हैं, और कह सकते हैं हम कि आपने इसको अच्छे से रिवाइज किया हुआ है। अंजलि, आदित्य पटेल, चंदन कन्नौजिया, आशुतोष बाबू। देखिए कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जितनी हमने थ्योरी पढ़ी है उतने से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जा रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ वो क्वेश्चन लिए हैं जो हमने थ्योरी पढ़ी है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप मैच करिए। इस टॉपिक में इससे ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं गया, बट जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे और थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। आयुष बाबू प्रतिरोधक का सवाल पूछते हैं, महाराज आपकी थोड़ी सी ना एक कमी होती है, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। हालांकि देखिए हर एक बैच में ऐसा होता है, 80% बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, 20% ऐसे होते हैं जो ऑफ टॉपिक बात करने की कोशिश करते हैं हमेशा। जब हम उन 20% बच्चों के बारे में बात करते हैं तो 80% का टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हम उनको इग्नोर भी करते हैं, थोड़ा सा मजबूरी हो जाती है। लेकिन कभी कभी मुझे उन 20% बच्चों के बारे में भी मैं सोचता हूँ, तो मेरा मन होता है एक बार अपनी भावनाएं साझा करूं, हो सकता है वो सही रास्ते पर आए। आप क्वेश्चन पूछने का पैटर्न सेट करिए। जब प्रतिरोध वाला चैप्टर चल रहा होगा तब आप किसी और टॉपिक को पूछ रहे होंगे, अब ये टॉपिक चल रहा है तो आप इसी से संबंधित पूछिएगा जो समझ में नहीं आ रहा है। उन टॉपिकों को पूछेंगे तो फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट पर निर्भर नहीं करेगा, देखिए ऐसा नहीं होगा। अब जब ऑप्शन में नहीं दिया है, निर्भर तो करेगा, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो फिर उस चीज को आप भूल जाएंगे। अगर मान लो ऐसे देता, चलो आप कंफ्यूज हो रहे हो इसमें, आप कह रहे हो जी ये नहीं दिया तो क्या इस पर निर्भर नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अगर मान लो ऑप्शन ये होते ए बी सी और डी, वो ऑप्शन ही ना होते, ऑप्शन होते धारा, और मान लो ऑप्शन होता तापमान टेम्परेचर, और मान लो ऑप्शन होता प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, और ऑप्शन होता रेजिस्टिविटी। अब हम क्या कहते कि भाई चुंबकीय क्षेत्र इन तीनों में कौन सी चीज आ रही है, धारा तो केवल इस पर निर्भर करता है, तो क्या ये कहोगे इन पर निर्भर नहीं करता? नहीं, हर एक प्रश्न का जवाब हमें ऑप्शन के हिसाब से दे देना है। ऑप्शन में जैसे बोला है वैसे कहेंगे। अच्छा, इस सवाल का क्या आंसर किया है भाई आपने? इसका सी कर रहे हैं। को परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है, तो किस चीज को चेंज करके हम चुंबक की ध्रुवता को बदल सकते हैं? तो कल हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था कि ये आपकी एक सोलेनॉइड है,
आपने इसको बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ा, इसको माइनस से। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कोई पोल ये बना, दूसरा पोल ये बन गया, मान लो ये साउथ या नॉर्थ या नॉर्थ या साउथ, मान लो, जस्ट मान लो, उतनी गहराई में नहीं जाना कि ऐसा करने से कौन सा पोल कौन सा बनेगा। तो अगर इनके टर्मिनल को चेंज कर देंगे तो पोल भी इनके बदल जा रहे थे। इसका मतलब है कि इससे प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण को नहीं, भाई परिमाण का मतलब तो धारा का मान बढ़ाने से, अरे धारा का मान बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, वो ज्यादा होता चला जाएगा, लेकिन दिशा नहीं बदलेगी। दिशा कब बदलेगी? जब आप धारा की दिशा को बदल दोगे। तो धारा की दिशा को बदलने से ही ये बदल जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी, चलो भैया मुझे समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए आप। अब देखो ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ये थोड़े से मैंने अपनी तरफ से डाल दिए हैं, कुछ अनुमानित प्रश्न है एक्सपेक्टेड, जिससे और थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। हालांकि सवाल उसी टॉपिक के आसपास घूमेंगे जो हमने पढ़े हैं, उससे बाहर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से बता देना, ठीक है हिमांशु? इस क्वेश्चन के बाद देख लेंगे 3 को। सवाल है सोलेनॉइड क्या है? व्हाट इज द सोलेनॉइड? चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए डिजाइन किया गया तार का एक कुंडल, एक प्रकार की बैटरी, एक सर्किट घटक जो ऊर्जा संग्रहित करता है, एक प्रकार के प्रतिरोधक। आप कहेंगे एक ऐसा कुंडल, कुंडल का मतलब क्या होता है? जिसको लपेटा जाए, कुंडल जैसे गोल होता है ना, तो जिसको फेरों की संख्या में लपेटा जाए, फेरों के तरीके से लपेटा जाए, उसको हम कुंडली कहते हैं। सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए डिजाइन किया गया तार का एक कुंडल होता है सोलेनॉइड, जिसका इस्तेमाल हम चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए करते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है। अगला सवाल देखिए। देखो ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं 10th क्लास की एनसीईआरटी की, ताकि हमारा और भी प्रैक्टिस कवर होती रहे। क्वेश्चन कहता है जब विद्युत धारा सोलेनॉइड से होकर गुजरती है तो ये क्या उत्पन्न करती है? ये 10th लेवल के सवाल हैं जो एनसीईआरटी में पूछे गए हैं। तो आप कहेंगे भैया जी जब विद्युत धारा सोलेनॉइड से गुजरती है, चलो आप ही करिए इस क्वेश्चन का आंसर। पिछले वाले क्वेश्चन का सुखा, मुनेश, मोनू, अदिति, रोली, रोहित, बहुत बढ़िया। अमित बाबू अब छोड़ दीजिए उस बात को, थोड़ा सा पढ़ाई पे भी आ जाइए। आप एक ही कमेंट को शुरू से रिपीट करते जा रहे हैं, फिर आप समझने पे क्या ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, जो हो गया हो गया, उस चीज को छोड़िए और आगे बढ़िए, थोड़ा पढ़ने पर भी फोकस करिए। हाँ भाई आशीष, बिल्कुल। अच्छा, क्वेश्चन पर नंबर डाल दूं? ठीक है ठीक है। दरअसल मैं इसलिए नंबर नहीं डाल के लाता हूँ क्योंकि कभी कभी ना मुझे ऊपर नीचे करने पड़ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं, डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 करानी हमने, 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम। तो आप सभी कहते हैं बड़ा आसान सवाल है, आप कह दो कि भाई अच्छा ये था हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 था कि विद्युत धारा का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम? सोलेनॉइड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के लिए करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए करते हैं। ठीक है भैया, ये सोलेनॉइड क्या होता है? महाराज एक बार कल की क्लास देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सोलेनॉइड। ऐसा नहीं है कि मैं सीधे सीधे सवाल करा रहा हूं। कल हमने सोलेनॉइड के बारे में, परिनालिका के बारे में बहुत अच्छे से सीखा था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक, अच्छा कभी कभी ना वो परिनालिका को सोलेनॉइड भी लिख देता है, तो हिंदी वाले एक बार थोड़ा सा याद रखना। हालांकि हिंदी वालों को बहुत ज्यादा अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, लेकिन कभी कभी वो परिनालिका को सोलेनॉइड लिख देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सोलेनॉइड यानी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को प्रभावित नहीं करता है? तो फॉर्मूला पहले ही लिख दो। सोलेनॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0 इंटू एन इंटू आई। तो कुंडल के घुमावों की संख्या, भाई घुमावों की संख्या से तो प्रभावित होती है, ये कह रहा है नहीं करता है। सोलेनॉइड से होकर बहने वाली धारा, भाई धारा से भी प्रवाहित होता है। सोलेनॉइड की लंबाई या सोलेनॉइड का तापमान। अब सुनो, अब आप कहोगे भैया जी फॉर्मूले में तो लंबाई भी नहीं है, लेकिन मेरी एक बात समझना आप, कि जितनी ज्यादा सोलेनॉइड की लंबाई होगी, क्या उतनी ज्यादा उस पर घुमावों की संख्या नहीं होगी? जितनी ज्यादा सोलेनॉइड लंबी होगी उतने ज्यादा हम उस पर घुमाव लगा सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो लंबाई है ना, वो इसके अंदर आ रही है। तो कोई चीज फॉर्मूले में ना भी हो फिर भी थोड़ा सोच लेना कि भैया लंबाई तो फेरों की संख्या में ही आ गई है, फेरों की संख्या लंबाई पर ही निर्भर करती है। तो अगर ये इस पर निर्भर करती है और ये लंबाई पर निर्भर करती है, तो ये भी लंबाई पर निर्भर करेगी। लेकिन तापमान कहीं ढूंढे से भी नहीं है, तो आप आंसर करेंगे कि भैया तापमान पर ये निर्भर नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रिपीट करना है, बिल्कुल रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए क्या समस्या है। किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो एक सोलेनॉइड के भीतर हमने जो चुंबकीय क्षेत्र देखा था, एक सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड देखा था, देखिए पहले किनारों पर देखिए, सिरों पर हमने ऐसे करके उसको गोल देखा था, ये एंड्स पे कैसा था, गोल था। लेकिन अगर हम अंदर इसके बात करें तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो था वो कैसा था, बिल्कुल स्ट्रेट था। ये आपको कहीं से समझना नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सीधा सीधा आपको याद रखना पड़ेगा। प्रैक्टिकली हमने ऐसा देखा है, ऐसा होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, उतना गहराई में जाए बगैर हम सिर्फ इतना समझेंगे। और अगर आप इस पॉइंट के किसी भी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे तो वो हर जगह एक समान है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अशून्य है, अशून्य का मतलब जीरो नहीं होगा, चाहे 1 टेस्ला हो 2 टेस्ला हो, अरे जितना आप धारा प्रवाहित कराएंगे उतना ही ज्यादा ये होगा। 1 टेस्ला 2 टेस्ला 3 टेस्ला 4 टेस्ला, तो ये अशून्य नहीं होगा। तो आप कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, मैंने ये कहा था अशून्य नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा एक समान और अशून्य। शून्य तो नहीं होता ना, अशून्य का मतलब जो जीरो ना हो। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, ये है आपका 10वां सवाल। 10वां सवाल आपसे कहता है सर वायर के रेजिस्टेंस से हीटिंग से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सौरभ बाबू उस लेवल की हीटिंग यहाँ पे नहीं होगी, उतना ज्यादा हीटिंग नहीं आएगी। अमित यादव, मैं रिकॉर्डेड क्लास लेता हूँ। भैया रिकॉर्डेड लेते हो तो लाइव में क्यों बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हो, अपना लाइव फिर यहाँ समय को आप मत बिगाड़िए, आप रिवीजन कर लीजिए अपना, है ना, समय उतना हमारे पास नहीं है। पढ़कर दिल खुश हो जाता है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है देवेश चंद्र, बिल्कुल ऐड कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा निर्धारित होती है। देखो एनटीपीसी के क्वेश्चन करने की बात कर रहे हो आप, एनटीपीसी में दरअसल बहुत ज्यादा सारी चीजें नहीं है। एनटीपीसी में आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा लेवल नहीं है वहां पे क्वेश्चंस का, या बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। सर हमने आरडब्ल्यू की फिजिक्स की बुक ली, उसमें क्वेश्चंस नहीं है। अब मुझे बताओ आप शिकायत किस स्तर पे कर रहे हो। भाई साहब मैंने तो हमेशा आपको मना किया था कि अगर आपने कोर्स ले लिया है तो फिर बुक की आपको आवश्यकता नहीं है, बोलो कहा था मैंने। कोई शायद ऐसा आदमी होगा नहीं कि जो अपनी ही बुक्स के लिए मना करेगा, लेकिन मैं कर रहा था क्योंकि दरअसल हम लोगों के दिमाग में क्या होता है ना, हम 6 जगह से पढ़ना चाहते हैं, हम यहां से भी पढ़ना चाहते हैं, वहां से भी पढ़ना चाहते हैं। जबकि मैं क्या बोलता हूं, आप एक जगह से पढ़ो भरोसा करके, और उस पढ़े हुए को ना फिर याद रखने पे ज्यादा जोर दो। दरअसल पढ़ना कोई चैलेंज नहीं है, आप 10 जगह से पढ़ लो, क्या 10 जगह का याद रहेगा आपको, कहीं का भी याद नहीं रहेगा। मैं देखता हूं बहुत कैजुअल आप लेते हैं, सिर्फ सामने रख लिया फोन, कहीं कोई भी यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट चलता मिल जाए, कुछ भी उठा के पढ़ने लग जाते हैं। आपके पास उतना समय नहीं है। आप बिल्कुल एक दिशा में पढ़िए, एक जगह से पढ़िए, भरोसा रख के पढ़िए, और फिर पढ़ने के बाद इधर उधर पढ़ने की बजाय हर पूरे दिन पढ़ते ही नहीं रहना है, उसको रिवाइज करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, ये खुद से करने वाले काम है। भैया जी मैंने तो नहीं कहा था कि आप किताब लीजिएगा, किताब उनके लिए है जिन्होंने बैच नहीं लिया है। अगला सवाल, सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा निर्धारित होती है। व्हाट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड डिटरमाइंड बाय, तो आप कहेंगे ये धारा की दिशा से निर्धारित होती है। सभी ने बी आंसर इसका कर दिया है। अगला सवाल देखिए, देखिए अपने सब्जेक्ट में तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं आप सिर्फ थ्योरी को कर लें, क्वेश्चन भी मैं आपको साथ के साथ करा रहा हूं, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अभी। बाकी आगे करने की जरूरत पड़ेगी जब हम सिलेबस खत्म कर लेंगे, तब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम में काफी समय है, अभी बहुत ज्यादा इधर उधर भगने की आवश्यकता नहीं है। जितना करवाया जा रहा है उसको बड़ी मेहनत से करते रहिए, उसको याद रखने पे जोर दीजिए, उसके बाद हम आगे और भी चीजें करेंगे। आशीष कुमार उतना ज्यादा नहीं होगा बाबू, क्योंकि आप कह रहे हो भैया टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बनेगा। दरअसल सोलेनॉइड में आप कॉपर का तार ले रहे हो, आप ये क्यों भूल जा रहे हो। सोलेनॉइड में आप कॉपर का तार ले रहे हो, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। अगर आप यहाँ नाइक्रोम का तार लेंगे तब ज्यादा बनेगा। लेकिन आप डेफिनेशन पढ़िए, मैंने सोलेनॉइड में कहा है कि कॉपर के तार की सोलेनॉइड बनती है, आप नाइक्रोम के तार से बनी हुई को सोलेनॉइड नहीं कहेंगे। ध्यान से देखिए एक बार। अगला सवाल देखेंगे, और सवाल है आपका
कि यदि धारा को स्थिर रखते हुए सोलेनोइड में घुमावों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। देखिए चुंबकीय क्षेत्र सोलेनोइड के लिए म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई होगा। अगर आप इसको 2 गुना करेंगे तो डेफिनेटली ये भी कितना हो जाएगा, 2 गुना। ये जो सामने चीजें लिखी होती हैं सीधे अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनका मतलब होता है अगर आप इसको डबल करते हैं तो ये भी कैसी हो जाती है, डबल हो जाती है। तो आप कहेंगे कि ये भी कैसी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी। ठीक है। अगर आप फेरों की, सीधी सी बात है, अगर फेरों की संख्या को ज्यादा लपेटोगे तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और यहां से भी आप पता लगा सकते हैं, जो चीजें सामने लिखी होती हैं उनके साथ सीधा संबंध चलता है, जो चीजें नीचे लिखी होती हैं उनके साथ उल्टा संबंध चलता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बहुत अच्छा आंसर आप सभी का। अर्चना, अमन, सपना, सौरभ, बहुत बढ़िया। गौतम, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखेंगे, 12वां सवाल, और कहता है आपसे एक लंबी सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। तो आप देखें, मैंने मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए हैं। ये 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं जो मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली स्पेसिफाइड है, मतलब लिखा हुआ है उसमें अलग से कि 10वीं NCERT, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। 12वें सवाल का सभी आंसर करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये बात नहीं कह पाएंगे कि लंबी सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और एक दूसरे के करीब होती हैं, पैरेलल होती हैं और एक दूसरे के क्लोज होती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। 12 का सभी का आंसर सी आता हुआ, वेरी गुड। हाँ भाई मिथिलेश बाबू, मैंने टीम को बोल दिया जल्दी शुरू हो जाएंगी। वेरी गुड। माया शर्मा, रोली, चंदन, कन्नौजिया, लेकिन लंबाई भी तो बढ़ेगी सर। किससे बढ़ेगी बाबू लंबाई? 12 का आंसर आपका सी है। अगला सवाल देखिए, 12 का आंसर आपका हो गया सी, वेरी गुड। अगला सवाल देखेंगे आप, 13वां क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन एक आदर्श सोलेनोइड के बारे में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एन आइडियल सोलेनोइड। एक आदर्श सोलेनोइड के बारे में कौन सा कथन सही है? अंदर का चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, बाहर का चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत है। तो आप कहेंगे कि सही क्या है? अंदर का चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। देखो बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता है, जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की ताकत कम हो जाती है। नहीं, ताकत एक समान बनी रहती है। इसका कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, बेकार की बात है, झमाझम चुंबकीय क्षेत्र है, बहुत सारा दुनिया में जिंदगी में इसका इस्तेमाल भी है। तो 12 का आंसर मोहम्मद मंजूर आलम, बहुत बढ़िया। योगेंद्र बाबू, पंकज हैं, इस्लाम अंसारी, वेरी गुड। अजीत बाबू, पंकज कुमार, शायद आप किसी पिछले क्वेश्चन पे हैं। गुड्डू बाबू, बताइए क्या बात है। सभी का आंसर हो गया ए। 13 का ए आंसर है आपका, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार है, वेरी गुड। अगला सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सोलेनोइड में धारा बढ़ा दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? What happens to the magnetic field strength if the current in the solenoid is increased? अब मुझे बताइए कि आप कहते हैं कि हमने धारा को बढ़ा दिया, इसके मान को हमने बढ़ा दिया, तो ये इसके सीधे अनुक्रमानुपाती है। अच्छा मुझे बताओ, ये सीधे अनुक्रमानुपाती समानुपाती वाला संबंध समझ में आता है क्या? कहाँ, मतलब ऐसे मत सोचो यार शब्द इतना भयंकर है, बहुत आसान बात है ये। इसके सामने ये 3 चीज लिखी हुई हैं, इनमें से कोई भी एक बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये बढ़ेगा, इनमें से कोई भी एक चीज घटेगी तो ये घटेगा, सिर्फ इतनी सी बात है। क्या ये सबको समझ आती है कि अगर आप इनमें से किसी को एक को भी बढ़ाएंगे तो भी ये बढ़ना शुरू हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका 14 का बी, बहुत बढ़िया। 14 का बी। माया शर्मा है, हिमांशु बाबू हैं, आकाश हैं, सतीश कुमार हैं, सिद्धार्थ भाई हैं, शेखर हैं, बहुत शानदार। अदिति मौर्य, वेरी गुड। विपिन मंडल, सपना डिक्रीजेस, पंकज कुमार, मोहम्मद मंजूर आलम, बहुत अच्छा। तो आप बेहतर सीख रहे हैं, उम्मीद है बढ़िया सीख रहे हैं, वेरी गुड। 13 रिपीट कर दीजिए, बताइए भाई, निम्न में से कौन सा कथन एक आदर्श सोलेनोइड के बारे में सही है? तो सही कौन सा है कि अंदर का चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड अंदर एक समान रहता है। देखिए किसी और में मैग्नेटिक फील्ड अंदर एक समान नहीं रहता था। मतलब इसमें समझने वाली बात क्या है, कंपेयर करके पढ़ा करो। अगर आप एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते तो आप क्या बोलते? आप ये कहते कि भैया जी जो लाइंस इसके नजदीक हैं उनकी ताकत ज्यादा है, जैसे जैसे आप दूर जाते चले जाएंगे वैसे वैसे इनकी ताकत कम हो जाती है। बोलो हमने सीखा था कि नहीं, एक स्ट्रेट वायर के लिए, एक सीधे तार के लिए। लेकिन सोलेनोइड में ऐसा नहीं है।
सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक समान रहेगा। तो पता है, बात ये नहीं है कि आपने ये याद कर लिया कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक समान रहता है। बात है कि आप साथ में ये भी याद रखें कि किसके अंदर एक समान नहीं रहता है। यहीं से कंफ्यूजन बनता है। चलो ये तो टॉपिक चल रहा है, आपने याद कर लिया। अब बहुत सारे भाई बहन तो ऐसे भी याद रख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक समान रहता है, कहानी खत्म। सिर्फ इतना याद रख लेते हैं। ऐसे मत करो भाई, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है पूरा याद रखो परिनालिका में, फिर याद रखो बदलता है कहां, एक सीधे तार के कारण। असल में मुश्किल बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनमें बारीकी से अंतर आपको याद रखना है। सिर्फ इतने से ही पेपर में कोई भी आदमी सक्सेसफुल होता है, अनसक्सेसफुल होता है, इन्हीं चीजों को गलत करने की वजह से। बाकी और कुछ बहुत बड़ा तोप नहीं है। चलो अगला सवाल, 14वां सवाल हमने कर लिया कि ये बढ़ता है। 15वां सवाल बताओ, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है। तो आप कहेंगे कि सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, आप बताइए इसका आंसर 15वें का। सीधा सीधा क्वेश्चन है, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। ऐसे तो 10th में भी नहीं पढ़ा था। थैंक यू। चलो भाई, बहुत सारा आभार। बाकी देखिए, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि मेरी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं वो सब आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आप सब सीखने के बहुत इच्छुक रहते हैं। इस बैच में मैंने देखा है कि जिस कदर साइंस की इम्पोर्टेंस है ग्रुप डी में, आप उस चीज़ को समझ रहे हैं और ध्यान से पढ़ भी रहे हैं, तो फिर मैं भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हो पाता हूँ। आपके भी कॉपरेशन के लिए बहुत सारा थैंक यू। आप पढ़ के आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, आप जितना ज़्यादा रेस्पॉन्सिव रहेंगे, मैं उतना ज़्यादा एक्टिव रहूँगा। रेस्पॉन्सिव इन द सेंस, मैंने भैया कहा कि कल आप थ्योरी पढ़ के आइए तब क्वेश्चन हम करेंगे, तो आप सभी पढ़ के आए हैं और क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो इससे मुझे भी एक ऊर्जा महसूस होती है कि हाँ भाई, जिनके साथ हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत सही दिशा में जा रही है। 15 का सी, बहुत बढ़िया। म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 देखिए आप। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने कोई अपनी तरफ से बनाए हैं, लिखे हैं। सारे क्वेश्चंस 10th क्लास, जिन पे ईयर लिखा था ग्रुप डी के, और ये जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे 10th क्लास के हैं। बताइए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सोलेनॉइड सिद्धांत का उपयोग करता है। अब देखो, ये सवाल थोड़ा सा समझने वाला है। कभी कभी इंग्लिश के ऑप्शंस भी लिख देता है, बट आप मेरे हिसाब से तो समझ जाओगे। चलो पहले देखें आप समझ पाते कि नहीं। बाकी कल हमने करा था ये काम। देखिए भाई, एक कोशिश है विज्ञान को सीखने की, और जब तक हम जितना हम कर रहे हैं उतना सीखेंगे नहीं, जब तक हम उतना नहीं सीखेंगे तब तक ग्रुप डी के स्तर पे हम सवाल नहीं बना सकते। अगर आप चाहें कि कोई बुक उठाएं, उससे हम प्रश्नों को रट लें, कांस्टेबल स्तर पे फिर भी आप सक्सेस पा सकते हो, लेकिन ग्रुप डी के स्तर पे जो साइंस आती है उसमें हम सफलता नहीं पा सकते। अभी कोशिश है कि असल में जो ग्रुप डी की रिक्वायरमेंट है उन्हें हम पूरी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा घूमे हुए क्वेश्चंस को कर सकते हैं जब आप एक टॉपिक को समझ लें। अब देखिए, आज तकरीबन मैंने आपको 16 सवाल करवा दिए, 1-2 सवाल और कराऊंगा, 17-18 सवाल हैं। 17-18 सवाल मैंने रटवाए तो नहीं है, आप खुद से इनके आंसर कर रहे हो। भाई क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आपने थ्योरी को अच्छे से समझ लिया है। उसी को मैं कॉन्सेप्ट सीखना कहता हूं, वही मैं बोलता हूं सीखना है, समझना है। एक बार आपने एक टॉपिक को सीख लिया, समझ लिया, तो 16, 17, 18 सवाल तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल में कराए हैं। 1800 सवाल भी बन सकते हैं, और मैं वादा करता हूं आप सारे के सारे सवालों को कर रहे होंगे। अभी देखिए, जरूरी है कि आप उन बातों को माने जो मैं आपको कह रहा हूं, बस भरोसा रख के उन बातों को मानते चलिए। आप सारी चीजों को करिए, उसके बाद अच्छे से रिवीजन भी करिए। अभी तो क्या है ना, कल ही आपने पढ़ा है, आज आपसे सवाल हो जा रहे हैं, हो सकता है 4 दिन बाद, 6 दिन बाद इनको आप भूल जाएंगे। फिर से आपको एक बार इन्हें रिवाइज कर लेना है। कब? जब संडे आएगा। ऐसे कर करके बीच बीच में रिवाइज भी करते रहिए, तभी चीजें लंबे समय तक दिमाग में रहेंगी। 10 जगह से पढ़ने से अच्छा है एक जगह से पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि वो आपको 100 का 100% याद रहे। मेन चीज याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सोलेनॉइड सिद्धांत का उपयोग करता है? तो 16 का आप सभी का आंसर आया है सी। देखिए, सोलेनॉइड सिद्धांत का उपयोग होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या थी हमारी? कल हमने पढ़ी थी वैद्युत चुंबक, और कभी कभी आपको ऑप्शन इंग्लिश में भी मिल जाते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस पे हम ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। वैद्युत चुंबक में हम क्या कर रहे थे? हमने पढ़ा था जो कृत्रिम चुंबक होती हैं, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, स्टील, सॉफ्ट आयरन,
यानी स्टील और मृदु लोहे की, उनको हम कैसे बनाते हैं? उनको बनाते हैं हम किसी सोलेनोइड के अंदर रख देते हैं, वो चुंबक बन जाती है धारा प्रवाहित करने पर। या जब हमें धारा की जरूरत, जब हमें चुंबकीय क्षेत्र की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो सोलेनोइड के अंदर उनमें से कुछ भी रख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। तो सोलेनोइड सिद्धांत का उपयोग हम कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए कर लेते हैं, जिनको हम इस तरह से बनाई गई चुंबक को इलेक्ट्रोमैग्नेट, वैद्युत चुंबक बोलते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गए आपके लिए 16 सवाल हैं, आज के 16 क्वेश्चन हैं। उम्मीद है सोलेनोइड टॉपिक को आपने बखूबी पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छे से सोलेनोइड टॉपिक का आपका रिवीजन हो गया होगा। तो यहां तक अगर मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज कराऊं तो चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व, और चुंबकत्व में हम चैप्टर चुंबकत्व है, टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसमें पहला हम स्ट्रेट वायर के लिए, सर्कुलर वायर के लिए और सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर यह सिलसिला खत्म हो जाता है कि किसी भी एक विशेष ज्योमेट्री में करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, धारा देने से चुंबक कैसी बनती है। तो हर एक में हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा सूत्र क्या है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं, हर एक ज्योमेट्री से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल अलग अलग जुड़े हुए थे। अब ये सिलसिला यहीं थम जाता है, टॉप चैप्टर यही रहेगा। इसमें मानो अगला टॉपिक आएगा आपका, अब हम एक बहुत शानदार सी बात देखेंगे। क्या बात देखेंगे शानदार सी? वो बात है चलो पहले प्रैक्टिकल से बताता हूं मैं आपको, तभी हेडिंग डालने में भी मजा आएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं वाला सिलसिला खत्म हो गया और एक बड़ी गजब की बात हम देखते हैं। बात क्या है? बात है ये देखा गया, बड़े ध्यान से सुनना, पहले आप समझना, 2-3 बार देखेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने ली एक हॉर्स शू टाइप मैग्नेट यानी घोड़े के नाल के आकार की चुंबक, ये यू आकार की चुंबक है। ठीक है, यू आकार की चुंबक में मैं आपको बना बना के बताता रहूंगा जिससे आपको समझ में भी आता रहेगा। ये एक यू आकार की चुंबक है, पूरा अरेंजमेंट मैं आपको समझा देता हूं। ये एक आपकी यू आकार की चुंबक है ऐसे। इस चुंबक के बीचों बीच में मैंने एक कील बांध ली, जो आपका सिंपल चोभा होता है ना, नेल होती है, कील होती है, मैंने उसको लिया और मैंने क्या किया, इसके बीचों बीच में से ऐसे निकाल रखी है ये, और इस पर 2 तार लगा दिए मैंने। एक तार ये हो गया और एक तार आपका ये हो गया, इसके ऊपर से जाता हुआ। ये तार देखो आपको बारीक बारीक सा दिख रहा हो, यहां से जा रहा है। इन दोनों तारों को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, ये बस इतना सा मेरा अरेंजमेंट है। इस चुंबक को रखा, अब चुंबक को कैसे टिकाना है, स्टैंड स्टैंड पे टिका लिया है, देख लें आप, चाहे तो आप अपने घर भी कर सकते हैं। हमने एक चुंबक ली है यू आकार की, उसके बीच में एक लोहे की कील, ये आपकी लोहे की कील है, चलो इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। लोहे की कील है, अरे चुंबक भी इसी रंग की है, लोहे की कील भी इसी रंग की हो गई, व्हाइट कलर की ले लेते हैं। ये लोहे की कील है और इस पर मैंने एक तार लिया और तार को मैंने बैटरी से जोड़ दिया। सिर्फ ये 3 चीज मेरे पास है। अब देखिए, ऐसा करने पर क्या देखा गया, ऐसा करने पर देखा गया कि जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है, मतलब तार को बैटरी से लगाया जाता है, आप कहेंगे स्विच ऑन हो गया, मान लो यहां पर हमने एक स्विच लगा दिया ये। अब जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो भाई धारा प्रवाहित होनी शुरू होगी। जैसे ही ऑन करोगे धारा निकलेगी और धारा जाएगी इस कील में। अब देखिए क्या होगा, यहां पर क्या क्या उपस्थित है, तो आप कहेंगे एक चुंबकीय क्षेत्र पहले से उपस्थित है। भाई इस चुंबक की वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र पहले से उपस्थित है, और जब इसमें धारा बहेगी तो एक चुंबकीय क्षेत्र और बनेगा। बात समझ में आ रही है? एक चुंबकीय क्षेत्र पहले से उपस्थित है और एक चुंबकीय क्षेत्र और बनेगा। अच्छा मुझे बताओ, बचपन में जब हम 2 चुंबकों को एक दूसरे के नजदीक ले जाते थे तो क्या हुआ करता था? आप देखते थे कि अगर उन्हें मतलब एक ऐसे रखो तो चिपक जाएंगी, और उल्टा करके रख दो तो एक दूसरे को दूर भगाने लगती थी। अब वैसे ही यहां पर भी तो 2 चुंबक बन गई। एक तो ये चुंबक हो गई आपकी, और एक जब इसमें धारा प्रवाहित कराओगे तो दूसरी चुंबक बनेगी। अब देखिए, या तो ये चुंबक इसकी वजह से बनने वाली चुंबक को अपनी तरफ खींचेगी या दूर भगाएगी। भाई 2 ही तो बात होंगी, यानी कि या तो ये इसको खींचे या दूर भगाए। चलो पहले देख लेते हैं क्या वास्तव में ऐसा हो पाता है कि नहीं। हम बैटरी से जैसे ही तार जोड़ेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं इसको ना बड़ा कर लेता हूं, आपको केवल इतने पॉइंट पे नजर रखनी है। ये बैटरी है, बैटरी से तार जोड़ेंगे, आप इस कील को देखना, ये कील या तो इधर होगी या तो इधर होगी, मतलब ये चुंबक या तो इसको इधर खींचेगी या इधर खींचेगी। आओ जरा एक बार देख लेते हैं। अच्छा प्ले बटन है इसमें नीचे,
ये देखिए, ये हमने अभी बैटरी से, देखो जैसे ही बैटरी से तार जोड़ा गया, मैं इसको और थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, आपको दिखे कि हाँ हम लोग बैटरी से तार को जोड़ रहे हैं। जैसे ही बैटरी से तार को जोड़ा, अच्छा हाँ पीछे देखिए, अभी एक सेकंड रुकना, इसके कंट्रोल्स कहाँ हैं, फिर से एक बार देखना। देखिए जैसे ही बैटरी से तार को जोड़ा जाएगा यहां, वैसे ही देखिए ये कील जो है इधर की तरफ गई थी। फिर से आप चाहें एक बार देखें, जैसे ही बैटरी से तार को जोड़ा जाएगा, ये चुंबक इस कील को अंदर की तरफ खींचती है, देखिए खींचा। अच्छा अब मैं क्या करता हूं कि मैं इन कनेक्शन को चेंज कर देता हूं, यानी इसको प्लस से इसको माइनस से जोड़ दूंगा। अब देखना जोड़ने पे क्या होगा। अब देखना इस जब कनेक्शन उल्टे कर दिए तो कील की दिशा किधर हो जाएगी, देखिए अब आप इसको जूम करके देखेंगे तो कील आगे की तरफ भगी है। शुरुआत में कील आगे की तरफ भगी है, तो आपको ये दिख गया होगा कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना, अब चूंकि यहां पे दो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक तो इसकी वजह से बना, इस धारा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना चुंबकीय क्षेत्र, और एक चुंबकीय क्षेत्र इसका है। तो पहली बार में क्या हो रहे होंगे, देखो इस कील का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, उतना गहराई में हमें नहीं जाना, और इसके दो नॉर्थ साउथ बन रहे होंगे, तो एक बार ये खींच रहा है और एक बार ये धक्का दे रहा है। अब देखो इसकी हेडिंग क्या डलेगी, इसकी हेडिंग डलेगी, आप कहोगे कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे, अब ये टॉपिक है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल, यानी कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कौन होता है, जो करंट को कैरी कर सके, मतलब करंट उसमें से होकर बह सके। ऐसा नहीं आपने प्लास्टिक रख दिया, अब भाई साहब प्लास्टिक रख दोगे तो उसमें से धारा ही नहीं बहेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां से बनेगा। तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए आप इसमें क्या लिखेंगे, हम बिल्कुल वही लिखेंगे जो हमने सीखा। अच्छा सबको समझ आ गया, एक बार थम्स अप कर दें तो फिर हम अपनी भाषा में इसको लिख लेंगे। ये सबको समझ में आ गया, बहुत सारा आभार आपका, आप बहुत अच्छे से साइंस, मुझे नहीं आता पर लग रहा है अब आने लगा, बहुत सारा आभार, अगर ऐसा कॉन्फिडेंस है तो। ऑनलाइन क्लास लेने से हेयर लॉस हो रहा है, एनी सोल्यूशन। हाँ भाई बिल्कुल सोल्यूशन है, आप फिर अपने बालों को देखते रहिएगा, ऑनलाइन क्लासेस मत लीजिए, फिर अपने बालों को देखिए आराम से शीशे में। अबे भाई कैसी बात कर रहा है, ऑनलाइन क्लास लेने से हेयर लॉस कैसे हो जाएगा। भाई हेयर लॉस होता है ज़्यादा सोचने से, हेयर लॉस होता है जब पानी वगैरह चेंज हो जाता है, हेयर लॉस होता है हमारे खान पान में प्रभाव से। ऐसे तो यार सारे पढ़े लिखे लोग फिर गंजे ही पाते, क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। और आंखों से उसका क्या मतलब है, हेयर लॉस के लिए आप अपने, या तो एक विटामिन होता है विटामिन B12, या तो B12 की कमी है आपके अंदर, या फिर बायोटीन की कमी है, ये सारी चीज़ें होती हैं यार। चलिए अब देखो क्या लिखेंगे, हम सभी को समझ में आ गया, बढ़िया। तो मैं ये लिख रहा हूं, आप मुझे बताना आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं, या आपको ऐसा लग रहा है कि रटना पड़ रहा हो। बिल्कुल जो हमने देखा है वो लिख रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब किसी धारावाही चालक को, ये इसकी डेफिनेशन बन गई, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित कराई जाती है, धारा प्रवाहित कराई जाती है, धारा प्रवाहित कराई जाती है, तब यह एक बल का अनुभव, तब यह एक बल का अनुभव करता है। ठीक है,
ये क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है। यानी कि आप कहेंगे इफ या व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, in a magnetic field, it experiences a force। सिर्फ इतनी सी बात। अब इससे बहुत सारे सवाल हमारे तैयार हो जाएंगे। एक बार आकर्षण और एक बार प्रतिकर्षण, वो क्यों हो रहा है उसको भी अच्छे से समझना है, क्योंकि हम धारा की दिशा को बदल दे रहे हैं। दरअसल कील में देखो, जो यू शेप वाली चुंबक थी उसका तो चुंबकीय क्षेत्र फिक्स रहेगा भाई, नॉर्थ से साउथ ही रहेगा जब तक हम उसको बदल के ना रखें। ऐसे रखिए तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन कील को बगैर बदले भी केवल धारा की दिशा बदल दो और उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। 10th क्लास की एनसीईआरटी से केवल ऑब्जेक्टिव टाइप लगाना, क्योंकि उसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप के अलावा सब्जेक्टिव भी होते हैं, वो मत लगाइएगा। चलिए, हिमांशु बाबू कल भी आपका यही सवाल था, आज भी यही है। बिल्कुल बिजली वाला करंट हम दे सकते हैं। तो जरा बताइए, ये टॉपिक आपको क्लियर है कि हाँ ऐसा होता है। अब बात आती है कि इसका सूत्र क्या है। अब उस सूत्र को समझने के लिए थोड़ा सा मुझे समय चाहिएगा। मैं उसमें आपको सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, उस सूत्र से क्या क्या अधिकतम सवाल बन सकते हैं। हालांकि देखिए 10th लेवल पे फॉर्मूले नहीं है। अब आप थोड़ा पढ़ने का ना तरीका समझ गए होंगे। 10th लेवल की एनसीईआरटी आप उठाइए, 10th लेवल पे सूत्र नहीं है, 10th लेवल पे खाली कॉन्सेप्ट हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, खत्म, इसी से सवाल दे देगा 10th लेवल पे। लेकिन 12th लेवल पर जाकर 10वीं की चीज 12वीं में जब ये रिपीट होती है तो इसमें सूत्र भी ऐड कर देता है। तो हम लोग सूत्र भी पढ़ेंगे, फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, लेकिन उस फॉर्मूले की थोड़ी गहराई में जाके समझना पड़ेगा कि वो चीज़ें कैसे आई हैं और उस फॉर्मूले से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिएगा और वो हमें कल मिलेगा। अभी उतना समय नहीं है, 3-4 मिनट बची हैं। लेकिन उस सूत्र को समझने से पहले प्लीज़ आप इसकी थ्योरी क्लियर करके आना। कहीं आप फिर से मुझसे ये सारी चीज़ें एक बार पूछेंगे तो बताने को मैं बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता, सिर्फ यह है कि जितना अच्छे से शायद मैंने आज आपको कराया है इसको समय देके, अब कल तो उतना अच्छे से, बार बार तो उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी प्लीज़ एक बार रिवाइज करके आना। चलिए, बहुत सारा आभार आपका। पंकज बिल्कुल, शिवम थैंक यू, रोली थैंक यू, शेखर सिंह बहुत बढ़िया। टेक्नीशियन के लिए कितने नंबर आने चाहिए भाई? नंबर कभी भी किसी भी एग्जाम में कभी फिक्स नहीं होते हैं, ये निर्भर करता है क्वेश्चन एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल पर। अगर वो एग्जाम डिफिकल्ट आया तो उसकी कट ऑफ कम चली जाएगी, अगर वो इजी आया तो उसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा चली जाएगी। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और मॉक टेस्ट देते रहिएगा। मॉक टेस्ट में आपको खुद ही पता लग जाता है कि आपका अपने साथियों में क्या स्कोर है, रैंक पता लग जाती है। अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर आप सेफ हैं। चलिए, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। फिर से रिक्वेस्ट है, जितना आज कराया है ये टॉपिक इसको रिवाइज करके आना, यही आगे कंटिन्यू होगा कल।